अब बारी आ गई है सुपर फाइनल एग्जिट पोल की, वरिष्ठ पत्रकारों के फाइनल आकलन की कि क्या कहता है वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल। आज मेरे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे जानेंगे कि इनका एक मिनट म्यूट कर दीजिए भरत जी, बहुत भड़बड़ाहट की आवाज आ रही है कोई। हम भी कर लेते हैं। हाँ, हमारी तरफ से नहीं आ रही प्रज्ञा जी, पता नहीं पर आ रही थी शायद। ठीक है, नहीं कोई और तो सब लोग तो म्यूट हैं। एक सेकंड रुकिएगा, सब लोग तो म्यूट हैं। कोई बात नहीं, अभी ठीक है, अभी शांति है। नहीं वो मैं कुछ टाइप करने लगा था इसलिए आवाज चली गई। अच्छा, कोई बात नहीं सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, 7 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब बारी है वरिष्ठ पत्रकारों के फाइनल आकलन की। अब समय आ गया है वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल क्या कहता है ये जानने की। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि जो आंकड़े आपको यहां मिलेंगे वो आपको किसी गोदी मीडिया के चैनल के एग्जिट पोल में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। केपी मलिक सर है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अशोक वानखेड़े सर से करूंगी। सर, चुनाव खत्म हो गया है, अब बारी है फाइनल आकलन की। क्या कहता है अशोक वानखेड़े जी का फाइनल एग्जिट पोल? देखिए प्रज्ञा जी, पहले चरण से लेके आखिरी चरण तक हम जिस हिसाब से चल रहे हैं, और ये आंकड़े मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरे हिसाब से बीजेपी का अपना खुद का जो टोटल सीट्स रहेगी ये 230 से 235 के बीच में रहेगी, ऐसा मेरा आकलन है। और उसके बाद एनडीए गठबंधन जो है, अभी इनके पास कोई एनडीए गठबंधन, एक जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार, वो आज दिल्ली आ रहे हैं, कुछ कांग्रेस के नेताओं को मिलने की बात हो रही है, पता नहीं फिर पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे। और दूसरा एक इनके पास सॉलिड ब्लॉक है, वो है आंध्र प्रदेश से टीडीपी। टीडीपी का इतिहास रहा है, जिसके साथ चुनाव लड़ता है वो उसके साथ अक्सर नहीं रहता, तो वो देखना है वो टीडीपी कितना लाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का भी एक लिमिट है उनका। बाकी जगह पे जो इनके पास एकनाथ शिंदे की 13 सीटें थी, उसमें से एकनाथ शिंदे 2 सीटें भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या वो गठबंधन में रह भी कि 4 तारीख के बाद, ये पता नहीं है। बाकी एक दो सीटें वाले लोग हैं, और कई ऐसे दल है कि जिनके सीट्स नहीं। तो मेरे हिसाब से बीजेपी का अपना 230 से 235 के बीच में ऑस्कुलेट होना चाहिए, ये मेरा आंकड़ा है। और इसके पीछे मेरी जो मोटे मोटे तौर पे कैलकुलेशन जो है कि बीजेपी जो पिछली बार 300 पार गई थी, तो उसको जो कंट्रीब्यूशन जिन राज्यों ने किया था, उन राज्यों में कर्नाटक भी एक बड़ा राज्य था, दक्षिण का महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य था, बाकी काउ बेल्ट के तो सारे राज्य थे, यूपी भी एक अच्छा खासा, फिर भी यूपी में 10 का लॉस था। ये राज्यों ने बहुत दिया था वहां पे। लेकिन अब यहाँ पे कर्नाटक में मैं करीब करीब बहुत मोटे तौर पे, मैं बहुत माइक्रो लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं मोटे तौर पे, ताकि अंध भक्तों को एकदम दिल में चोट नहीं लगे, इसी हिसाब से आकलन कर रहा हूँ। कर्नाटक में मैं 10 सीटें बीजेपी लूज करेगी ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र में 20 सीटों का लॉस है उनको। हालांकि मेरा जो आकलन है कि यदि बीजेपी सिंगल सीट डिजिट पे आती है तो वो ज्यादा 30 सीटों का लॉस होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको 20 सीटों का लॉस देता हूँ। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, इन सभी राज्यों से मिलकर 15 सीटों का गड्ढा है। उसके बाद आप बिहार, यूपी में मैं 10 सीटों का गड्ढा मानता हूं, क्योंकि यूपी में जब पूरे देश ने 300 से ज्यादा सीटें दी भाजपा को, तब 10 सीटों का करीब करीब लॉस हुआ था। तब अखिलेश की स्ट्रेंथ सिर्फ 44 थी, अब अखिलेश 111 पे है। बहुत सारे विपरीत है, तो यहाँ पे मैं बहुत ही कंजर्वेटिव चल रहा हूँ कि 10 सीटें और घट जाएगी। और उसके बाद बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश, अपना जो बाकी जो एरिया है, जो बचे कुचे राज्य है, वहां पे यदि मैं टोटल 15 का लॉस लूं तो 70 सीटों का यहाँ टोटल लगता है कि 70 सीटें यहाँ जा रही है। इनको मिलेगा कहां से? 2 सीटें मैं आंध्र प्रदेश से एक्स्ट्रा मानता हूँ, आंध्र प्रदेश में 0 है, वहां से 2 मिल सकती है। और उसके बाद मुझे कई और आती हुई सीटें दिखाई नहीं देती। एक ओडिशा में 3-4 सीटें यदि आ गई तो आ गई, तो आपको ओवरऑल 10 सीटों का भी प्लस रहा, तो भी आपको एक 60 सीटों का लॉस होता है। मैं मोटे तौर पे बोल रहा हूँ 60 सीटों का लॉस हो रहा है। और बीजेपी की जो स्ट्रेंथ 303 थी वो आगे पीछे घट गई है, तो यदि उसमें से माइनस करूं तो ये 230-235 पे ऑस्कुलेट होती है, ये मेरा मानना है। इसीलिए मैं तो इस पे हूँ। गेन कहीं से नहीं हो रहा है, गेन कहीं से नहीं हो रहा है। लॉस कहाँ होगा इसमें? मध्य प्रदेश, इसमें सॉरी उत्तर प्रदेश,
और महाराष्ट्र में कंपटीशन है, बड़ा गड्ढा कौन देगा। महाराष्ट्र में मेरा आकलन यदि महाराष्ट्र का व्यक्तिगत पूछा जाए तो मुझे लगता है सबसे बड़ा गड्ढा महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में 40 के पास आसपास इनके पास सीटें थी, वो सीटें घट के इनके पास सिंगल डिजिट पे आ जाएगी। पूरा विदर्भ से बड़ा साफ है, नागपुर की सीट छोड़ी तो मराठवाड़ा में एक सीट नहीं है, कोंकण में 2 सीटें थी वो भी जा रही है। इनको एक सीट मुंबई में मिल रही है पीयूष गोयल की। ठाणे में यदि जाते तो पालघर में मुख्यमंत्री का बेटा लड़ रहा है, एक मावळ की सीट है वो आ सकती है, पुणे की सीट वो आ सकती है। तो कुल मिला के 7-8 सीटों तक टोटल आती है, क्योंकि अजित पवार 4 सीटों में से एक भी सीट नहीं दिख रही है, जीतता नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे 15 सीट पे लड़े थे, 15 सीट से यदि मैं देखूं तो 15 सीटों में उनको शायद 2 सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी का भी अपना हर्ष बहुत बुरा है पूरे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में यदि मैंने 20 का आकलन, क्योंकि सबसे बड़ा गड्ढा महाराष्ट्र में मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैं 20 बोल रहा हूँ, तो कुल मिला के 70 सीटों का भी लॉस हो गया। तो सबसे बड़ी राजनीतिक दल बीजेपी होगी। बीजेपी सरकार बनाने का भयानक भरसक प्रयास करेगी। मोदी जी सत्ता में, मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी नहीं बनेगी, ये बीजेपी की अंदरूनी जो खिंचातान है उससे पता पड़ जाएगा। और यदि सबने मिलकर नरेंद्र मोदी जी को नेता मान ही लिया 235 पे भी, तो ये माइनॉरिटी सरकार भी बनाने की स्थिति में है। राष्ट्रपति उनके हैं, बाकी सारी एजेंसियां उनकी है, तो बट नेचुरल है फिर सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनको बुलाया जाएगा, ये मुझे आकलन लगता है। लेकिन क्या मिलीजुली सरकार चलाने के आदि मोदी जी, क्या मोदी जी के नेतृत्व में यदि 50 सीट का आपको चाहिए तो 50 सीटें कहां से लाएंगे? कौन सी ऐसे राजनीतिक दल है जो इनसे पीड़ित नहीं हुआ है? सभी राजनीतिक दल पीड़ित है। बीजेडी एक अच्छा दल था जो आए बगाए इनको मदद करता था, लेकिन इस बार बीजेडी में इन्होंने नवीन पटनायक पे हमला किया होता तो शायद वो पॉलिटिकल समझा जाता, लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से पांड्यान पे हमला किया, वो बीजेडी में पांड्यान मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इनको साथ देने देगा, क्योंकि पांड्यान ही पार्टी चला रहा है। और ये उड़ीसा में नया नहीं, ऐसा कोई अजूबा नहीं हुआ। इसके पहले जब नवीन के पिताजी वहां पे मुख्यमंत्री थे, सालों उन्होंने वहां राज किया, तब प्यारी अंकल नाम से, मिस्टर प्यारी करके थे, प्यारी अंकल बोलाया जाता था, वो सरकार चलाते थे। वो उड़ीसा का एक पैटर्न है सरकार चलाने का, वहां एक ब्यूरोक्रेट पूरा सरकार और संगठन दोनों चलाता है। उसी हिसाब से वहां पे कोई नई बात नहीं है, इन्होंने भलाई उसको बात करी। तो उड़ीसा भी सत्ता के उसके बाद बीजेपी का साथ देगा, मोदी जी को खासकर ये मुझे मुश्किल लगता है। तो मोदी जी के दोस्त कम है, जो साथ में वो गन पॉइंट पे है, कई लोग गन पॉइंट पे है। यदि कल एजेंसियों का डर निकल जाएगा तो ये लोग सबसे पहले छोड़ के जाने वाले उससे होंगे। तो ये तमाम चीजों से देखते हुए मुझे 4 तारीख के बाद सत्ता संघर्ष तो दिखता है, ये तो नजदीक है। तो सर ये बात जो कही जा रही है कि अगर जो डेंट जहां पर लग रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हम ये जो राज्य देख रहे हैं, यहाँ पे जो डेंट लगेगा वो कहीं ना कहीं पर बीजेपी गेन कर लेगी। तो ये किस आधार पर कहा जा रहा है? ये मैं वही कह रहा हूँ, कहाँ से गेन करेगी? क्या बंगाल में गेन करेगी? कुछ लोग कहते हैं कि बंगाल में बहुत ज्यादा गेन करेगी। बंगाल में उनके पास 18 है, वो 18 मेंटेन भी किए तो बड़ी बात है। वो भी आंकड़ा 10 पे सिमटता या 12 पे सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, अच्छा इस बार 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 लोग कहते कि अल्टरनेटिव नहीं है, तो अल्टरनेटिव सोनिया गांधी भी नहीं थी। जब मनमोहन सिंह प्रोजेक्ट हुए प्रधानमंत्री पद के लिए तो किसी को मालूम नहीं था, सोनिया गांधी के नाम पे तो कभी चुनाव लड़ा नहीं गया था। इस बार जनता, मतलब जनता चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और हर राज्य में जो कॉमन फैक्टर है, जो कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, महंगाई, बेरोजगारी और संविधान को लेके जो आशंका है, ये एक मेजर फैक्टर है। बाकी मैं गुजरात तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, हालांकि लोग कहते हैं कि गुजरात में भी 1-2 सीट का लॉस है। और लोग कहते हैं कि राजस्थान में करीब 6 सीटों का लॉस है, 4 सीटों का लॉस उनको उत्तर मध्य प्रदेश में होगा। तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन मैंने बहुत कंजर्वेटिव लिया। मैंने तेलंगाना में कांग्रेस शायद स्वीप कर लेगी इस बार। यदि इनकी 2 सीटें 4 सीटें है वहां पे, यदि 2 सीटें रह गई तो 2 सीटों का लॉस है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने यदि 2 सीटों भी बढ़त ली, 2 की 4 हो गई, तो भी वो लॉस है इनको 2 सीटों का। ये जोड़ के मैंने तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में जहां सबसे बड़ा गड्ढा माना जाता है इन राज्यों में, ये सब जोड़ के मैंने 15 जोड़ा है। मैंने बहुत कंजर्वेटिव फिगर पे मैं आया हूं, तो भी मेरा टोटल 70 होता है। यदि इसमें से 70 माइनस किया जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं 230-235 पे आता दिखाई देता है। इसलिए मेरा आकलन 230 और 235 का है। और ये बढ़ सकता है, ये 235 की जगह 220 भी हो सकता है, ये 210 भी हो सकता है।
स्लाइडिंग घट है, सक ऊपर हाँ, हाँ, घट सकता है, ओके। क्योंकि मैंने कहा ना कि अच्छा, आपने महाराष्ट्र में दिल खोल 30, खोल करके फिर भी दे दिए हैं और मैंने आपको लग रहा है कि ये गिर भी सकता है। महाराष्ट्र का इंडिविजुअल मैं करता हूं तो मैं बोलता हूँ सिंगल डिजिट पे आ रहा है। लोग कहेंगे आप उनको सिंगल डिजिट पे कह रहे हो और लॉस आप सिर्फ 20 का दिखा रहे हो, लॉस 30 का दिखाना चाहिए। फिर भी मैं कंसीडर करता हूँ कि चलो ठीक है, तो वो सिंगल डिजिट की जगह 2 सीटें और बढ़ गई, तो 9 की जगह 11 हो गई, तो भी ऐसा, तो इतना कंजर्वेटिव के जात 70 है। ये आंकड़ा मेरे अनुपात से कम और नीचे जा सकता है, ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि मैंने मैक्सिमम रूप से दिया, कम से कम ये मेरा आकलन है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, शैलेश जी है, बहुत वरिष्ठ है हमसे, हम तो बहुत जूनियर है शैलेश जी से, तो इन लोगों का भी अलग अलग आकलन है। पाठक जी है, वहां मध्य प्रदेश में बैठे हैं, वो मध्य प्रदेश को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, शर्मा जी। तो कुल मिला के, और मलिक साहब तो है ही, मलिक साहब ने तो पहले ही कहा कि वानखड़ी जी को पहला ये कर दो, वानखड़ी जी का आंकड़ा बड़ा ये होता है। यही आंकड़ा मैंने सुबह भी किसी पोर्टल पे बात करते हुए कहा, तो उन्होंने बड़ा ताज्जुब लग गया, क्योंकि वो बार बार वो यादव साहब के आंकड़े घुमा रहे थे कि वो 370 आएंगे, 270 आएंगे, 270 आएंगे। कई बड़े पत्रकार है जो कल तक बोल रहे थे कि बिल्कुल इंडिया गठबंधन सामने आ जाएगी। अब वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि या तो प्रेशर में बोल रहे हैं और ये एकदम आ गए कि नहीं नहीं सरकार बना लेंगे। मैंने ये कभी नहीं कहा कि सरकार नहीं बना लेंगे, सवाल आंकड़ों का है। सीट इतनी आ जाएगी, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है वो 300 230 पे भी सरकार बना लेंगे। बड़ी पार्टी है, राष्ट्रपति उनके है, राष्ट्रपति बुला देंगे, उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा, और स्पीकर का चुनाव वॉइस वोट से होगा। हो गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए, चिल्ला चोट होगा, वो डिवीजन नहीं होगा। आप सुप्रीम कोर्ट चलते जाइए, टाइम बात है। चंडीगढ़ मॉडल जो मेयर का था वो भी यूज हो सकता है। उसके बाद एजेंसियों का प्रकोप होगा, कई लोग इधर से उधर जाएंगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इतने जल्दी सत्ता छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब आपने कईयों से दुश्मनी ली तो आपको ये जरूर इस बात का अलम है कि यदि मैं सत्ता से बाहर गया तो मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। तो ये तमाम चीजें है। अच्छा, ये बदले की भावना से आप चिल्लाते रहिए, बदले की भावना से किया, लेकिन इंडिया गठबंधन कहेगी कि भ्रष्टाचार हुआ इसलिए किया, जैसा इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पे सब लोगों को अंदर किया, ये लोग भी करते रहेंगे। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये किसी की नहीं रहती। जो सत्ता में रहती है उसके सामने जाके नतमस्तक होते हैं। नए प्राइम मिनिस्टर को ये कहेंगे कि सर आपकी बधाई हो, अब हम आपकी सेवा में आ गए हैं। ये डोजियर है सर पुरानी सरकार का, आप बताइए इनको कब उठाना है। ये हमने सालों से देखा दिल्ली में होते, सत्ता बदलती है कि अधिकारी तुरंत अपना कलर बदल लेते हैं। तो 4 तारीख के बाद मुझे नहीं लगता कि इतना इजी होगा कि जितना लोग कह रहे हैं कि 370 270। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से हम में से कई लोग फील्ड में थे, जो हम घूम आए, और जिस हिसाब से मैंने देखा कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लोग खुद एक्टिव होकर आ रहे हैं, बिल्कुल, तो ऐसे में यदि कल 370 पार और 380 का आंकड़ा आ जाता है तो ये लोगों के गले नहीं उतरेगा। एक बार मैं आशंका जताता हूं, मैं ईवीएम मशीन पे नहीं बोल रहा हूँ कुछ, मैं ईवीएम मशीन पे मैं आज भी बोलता हूँ कि ईवीएम मशीन के थ्योरी पे मैं बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से परसेंटेज बढ़ा है, 12 दिनों के बाद आंकड़ा आया, मैं एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। महाराष्ट्र में एक सीट थी मात्र कांग्रेस के पास, चंद्रपुर की, जहाँ बाळू धानोरकर सांसद थे कांग्रेस का, 48 में से एक सीट कांग्रेस को मिली थी मात्र 2019 में। वहां पे उनकी मृत्यु हुई, उनके पत्नी को टिकट दिया गया, और वो अच्छी जुझार महिला थी, पहले एमएलए भी उसी क्षेत्र से है वो, तो वो चुनाव क्लियर कट धानोरकर की पत्नी जीतते हुए दिखाई देती। लेकिन वहां जो आंकड़े पहले दिन चुनाव आयोग ने बताए और 12 दिन जो आंकड़े बताए उसमें 10% का जंप। तो जब 10% का जंप होता है तो इसके मायने होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास जाके मामला ये गया कि इन्होंने जल्दी क्यों नहीं किया, 17C का लफड़ा क्या है। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि आपने ये 10% का राइज कैसा होने दिया, कितने बजे तक, रात को 3 बजे तक वोटिंग चला क्या रात को लाइन इतनी लंबी थी क्या। सवाल, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सवाल उठेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग को जो ट्रांसपेरेंसी पे रखना चाहिए, चुनाव आयोग शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बन के काम कर रहा है। ये हम अभी तक देख रहे हैं। 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था देश में, वो 4 महीने का चुनाव हुआ था। उसके बाद सबसे लंबा चुनाव ये हुआ है 80 दिनों का। इसके पहले हमारे यहाँ 1980 में ये भी हुआ था कि मात्र 4 दिन में चुनाव हो गए थे। जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस हम हो रहे हैं, साधन संसाधन, रोड बन रहे हैं, आवागमन के साधन बन रहे हैं, कम्युनिकेशन के साधन बहुत विस्तार से हुआ है, इसके बाद चुनाव का समय कम होने के बजाय बढ़ता क्यों है?
और चुनाव आयोग ने कहा कि भाई बर्फ भी होती है, जंगल भी होते हैं, पहाड़ भी होते हैं, नदियां भी होती है, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कोई रात भर उगे नहीं है, ये 1952 में भी थे, 1980 में भी थे जब 4 दिन में चुनाव हुए थे। क्या चुनाव इतना बिल्कुल ठीक लंबा बात खींचना है। किस लिए? और आज इसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा। करीब करीब 1 दर्जन लोग मरने की खबर है सनस्ट्रोक से, और वो चुनाव ड्यूटी बिल्कुल पे सही थे। बात है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? तो ये तमाम चीजें देखना पड़ती है। तो ये जो मेजर आकलन लोगों के बीच घूम के, अलग अलग लोगों से बात करके, वरिष्ठ पत्रकारों से बात करके, कुछ उम्मीदवारों से, पार्टी के नेताओं से बात करके, यानी बीजेपी के नेताओं से बात करके इस आकलन पे मैं आया हूं कि 230 से 235 के 230 बीच से में 235 ये मेरा फाइनल फिगर है। ठीक है, 230 से 235 ये अशोक वानखेड़े सर का फाइनल फिगर है। केपी मलिक सर, आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है केपी मलिक जी का एग्जिट पोल क्या कहता है, कितनी सीटें? मुझे लगता है पहले मैं और वरिष्ठों को सुन लेता, शैलेश जी को सुन लेता, तब बता तो दिया। अच्छा, मेरा पुराना ही है, आपको पता है, नया कुछ नहीं जोड़ूंगा मैं। और मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि मोदी जी झोला उठा के जा रहे हैं। बाकी विश्लेषण मैं बाद में कर लूंगा। अगर आप चाहें तो शैलेश जी बताना चाहें, या राकेश जी, प्रेम जी कुछ बोलना चाहें तो बहुत अच्छा है। अगर मुझे ही बोलना है तो मैं शुरू कर देता हूं। आज फाइनल डे है सर। आज आपको जी देखिए, मेरा मानना ये है कि जहां 60-70 सीटें अशोक जी घटा रहे हैं, मैं कल भी प्रज्ञा आपको बोला था कि मेरा मानना यह है कि 200 के आसपास रहने की उम्मीद है। और मैंने आपको कहा भी था कि जिन सूत्रों से हमारी बात हुई है और जिस प्रकार से गुप्तचर विभाग के लोगों ने भी रिपोर्ट दी है, उन्होंने 190 बताया है। तो उसमें 10-5 सीटें ऊपर नीचे होना बड़ी बात है। के आसपास रहेंगे तब तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। सरकार बनाना मुश्किल 250 पे भी होगा, भले ही अशोक जी कुछ भी कहें। ये इस तरह के लोग हैं, जितना ज्यादा अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम बहुत बड़े ये हैं, सबसे पहले इसी तरह के लोग मैदान छोड़ के भागते हैं। क्योंकि क्या है कि अभी वो लोग चुप बैठे हैं जो पार्टी के इंटरनल लोग हैं, जो इंटरनल लोग हैं पार्टी के, वो चुप बैठे हैं, वो भी आए नहीं है मैदान में, वो भी तो कुछ होंगे। जब आप 250 पे, 260 पे या 255 पे जब चिट्ठी देने जाएंगे राष्ट्रपति को, तो आपके एनडीए के लोगों की भी लिस्ट देनी पड़ेगी कि आप किससे ले रहे हैं। अधेर गर्दी तो है नहीं कि आप बैठ के तोड़ लो फिर। अब सब जगह झंडा अमित शाह जी का नहीं चलता है। और बात दूसरी है, पहले अगर आप देखेंगे इनके साथ आरएसएस होता था, बीजेपी के लोग होते थे। अभी बीजेपी से भयंकर विरोध के सुर उठने बाकी हैं, जिनको आप देखेंगे। वो हम कोई हवा बात थोड़ी कर रहे थे। वो 40 डंडों की सीढ़ी, 60 डंडों की सीढ़ी, वो कहीं ना कहीं पक रही है खिचड़ी अंदर। तो आप उन परिस्थितियों में सरकार बना लेंगे और उसको चला लेंगे, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आप भी जानते हैं, जितने लोग बैठे हैं, 2 आदमियों को छोड़ के तीसरी किसी को चल रही है, किसी को कोई औकात है, तो ये कब तक चलेगा ये? मलिक साहब, यदि भारतीय जनता पार्टी में 230, 235 पे ही संघर्ष हुआ और एक कोई नया नेतृत्व दूसरा उभरता है जो नए एनडीए का गठबंधन कर सकता है, तो क्या आपको लगता है तब कुछ होगा? नहीं, मैं कह रहा हूं ना आपको कि 230 पे अगर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एक नया चेहरा आगे करती है, तो लोग उसके पीछे आएंगे। और आपके साथ भी हमारा एक चैनल, इसी चैनल पे शायद डिस्कशन होता है, किसी दूसरे पे आपने भी कहा था। मैं कह रहा हूं सबसे पहले आने वाले शरद पवार होंगे, शिवसेना होगी। अगर हम गडकरी का एग्जाम्पल ले लें, ममता बनर्जी भी आ जाएंगी, तो उसमें क्या दिक्कत है? और वो कहीं कमतर तो है नहीं मोदी जी से गडकरी जी। भाई आप अगर उनके हाथ में दे देंगे, वो आप ही बता रहे हैं कि ईडी सीबीआई वाले फाइल लेके उन्हीं के पास सबसे पहले पहुंचेंगे सर, कि जो पता भी नहीं है आपको, ये लीजिए डोजियर। कई सारी चीजें ऐसा है कि किसी को भी नहीं पता होगा, वो यही तोते बताएंगे जाके वहां पे। तोता तो बोलता है ना, आपको पता है, तोता सच बोलता है, और जो आप बोलते हैं उसी के आसपास बोलता है। तो तोता टट टट से वहां बोलना शुरू कर देगा। तो वो हथियार जो आज इनके पास है, कल को गडकरी के पास आ जाएगा। तो बात यह है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप याद करिए तेलंगाना में जब सरकार बदली, जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि तेलंगाना, वो क्या हुआ था, डीजीपी भाग के चले गए थे, उनको रुका ही नहीं जा रहा था। उनके पुलिस वालों ने पकड़ा, स्टाफ ने पकड़ा कि सर अभी रुकिए थोड़ा, वो नहीं, वो भाग के घुस गए। तो इनको भी अंदर से लग रहा है, ब्यूरोक्रेट परेशान बैठा है, कुर्ता फाड़ दे रहा हो, मैं क्या करूं, कब करूं। तो ये एक इंफॉर्मेशन मैं आप लीक कर रहा हूं आज। नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि फिर कोई अधिकारी मर जाएगा उसमें। मैंने अधिकारी का तो नाम बताना ही है। ईडी के
कई 2 या 3 ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने पत्नी के नाम से बाहर सिटीजनशिप ली है और 4 तारीख का इंतजार कर रहे हो। यदि 4 तारीख को कुछ विपरीत होता है तो वो अपने परिवार को निकाल देंगे यहाँ से। पैसा तो ऑलरेडी बाहर साइफन ऑफ हो चुका है। अशोक जी, आप ये उनकी बात बता रहे हैं जिन्होंने पैसा वगैरह कमाया है। ऐसे अधिकारी आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट में और दूसरी गवर्नमेंट में जिन्होंने पैसा नहीं कमाया है, वो भी 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। वो कहीं विदेश नहीं जाएंगे, वो यही इस्तीफा लिखेंगे 5 तारीख को। तो 5 तारीख को इस्तीफा लिखेंगे। दर्जनों लोगों ने वीआरएस अप्लाई किया हुआ है। मैं बहुत सारी चीजें कह रहा हूं और ऐसे ऑफिसरों की संख्या कम नहीं है। लंबी चौड़ी फेहरिस्त है ऐसे ऑफिसरों की भी जो इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको, वो बार बार हमें फोन करते हैं, बाकी लोगों से पूछते हैं, जानना चाहते हैं। हमने कहा आप देखिए, उम्मीद है हमें कि पहली तारीख को 6 बजे आपको कुछ राहत मिल जाए, लेकिन उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। तो 4 तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा आपको। आप इस्तीफा वगैरह 1 तारीख को या 2 तारीख को मत दीजिए, आप 5 के बाद दीजिए। अभी रुकिए थोड़ा, ऐसी स्थिति है मैं आपको बताऊं। और मेरे जिस डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं उसमें मेरे कम से कम 6-7 लोग हैं। कई को ये दिल्ली पकड़ के लेके आए थे, वो वापस भाग गए छोड़ के, कोई छुट्टी पे चले गए, कोई पत्नी का इलाज करा रहे हैं, किसी को खुद को कुछ बीमारी हो गई है, कागजों में हो गई, कई को बीमारी ओरिजिनल है नहीं, कागज में बीमारी उनको आ गई है और वो जो है महीनों इलाज करा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये जताता है कि वो भी जान रहे हैं कि मामला बन सकता है या बिगड़ सकता है। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, उसमें मैं कोई मना नहीं करता हूं। हालांकि मैं बहुत, अगर आप बताइए मुझे, अगर 180, 190 या 195 भी भारतीय जनता पार्टी के आ गए तो बाकी लोग जो बच गए वो क्या करेंगे? तब कांग्रेस भी तो सरकार बना सकती है ना परिस्थिति में। लेकिन हम तब भी कहते हैं नहीं, भाजपा की आप बनवाइए भाई, आप 200 मान लीजिए और भाजपा की बनवाइए और आप बनाइए वाजपेयी जी वाला एनडीए। उसमें ममता भी आएगी, उसमें आंध्रा वाले भी आएंगे, उसमें तेलंगाना वाला भी कुछ आ सकते हैं। टीआरएस के पास अगर 2-4 बचती हैं, उसमें तमाम लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं निश्चित तौर पर इनका जाना तय है। तो सर ये भी तो सवाल है कि इतने शोषण के बाद क्या वो जुड़ेंगे आकर एनडीए में? नहीं, जो वो दूसरे के नाम पे, नहीं, वो जुड़ जाएंगे। दूसरों के नाम पे इसलिए जुड़ जाएंगे कि उन्हें दूसरी तरफ ये दिखेगा कि अगर वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन रही है तब वो यहाँ दो फायदे होंगे। स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी और जो इनको अभी इनके ऊपर तलवार लटकी हुई है वो तलवारें हट जाएंगी। तमाम लोग जो जेल में है, चाहे वो सीएम है चाहे दूसरे लोग हैं, वो सब वापस, बता दिया ना, 2 जेल वही लेके आएंगे। देखिए, जो अधिकारी गिरफ्तार करता है वही रिलीज करने का रास्ता भी आपको बता देगा। वो केजरीवाल को भी बढ़िया रिलीज राहत दे देगा। अगले वो 15 दिन में उनका जो है तो कोर्ट कह देगा नहीं निर्दोष साबित हो जाएंगे, दूसरा वो छूट जाएंगे। जो आपके झारखंड वाले सीएम है, सब लोग वापस हो जाएंगे। वो इन्हीं के पास है, वो तो हथियार ही तो यूज कर रहे हैं ना, हथियार को हटा लिया जाएगा। तो इस पे खैर लंबी चौड़ी बहस ना करके मैं कह रहा हूं ये परिस्थिति बनती है। और आप अगर देखेंगे, सबसे बड़ा डेंट, वास्तव में मैं इनकी बात से सहमत हूं, सबसे बड़ा डेंट महाराष्ट्र में इसलिए लग रहा है कि महाराष्ट्र में कमल खिलाने के लिए जितना कीचड़ फैलाया गया है, भयंकर कीचड़ फैलाया गया, उसमें खाद पानी सब डाला गया कि बड़ा कमल खिले, लेकिन वो खिल ही नहीं पाया वहां कमल। वो कमल नहीं खिल पाया, उससे क्या हो गया कि उस जमीन थी खेती की, वो बंजर हो गई और वो खराब हो गई भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब वहां पे जो है गेहूं की फसल उगाना चाह रहे थे वो तो उग नहीं रही है। अब वहां वो मराठी लोग जो कह रहे हैं भाई गन्ना वन्ना देखो, शरद पवार जी के शुगर मिल है, वो गन्ना डालो या कुछ, तो नई फसल की वहां तैयारी चल रही है। और जो हमें लग रहा है कि शिवसेना की और शरद पवार की फसल वहां पे उगेगी और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा होगा। उसके बाद मैं हरियाणा को गिनता नहीं हूं, छोटा प्रदेश है, वहां पे भी हम कम से कम 50-50 मान के चल रहे हैं, छोड़ दीजिए आप। उसके बाद सीधा अगर बिहार और यूपी पे आप ध्यान देंगे, वहां बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। और आज भी अशोक वानखेड़े बच रहे हैं, वो 55 दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो पिछले 6-7 महीने से 30 पे अड़े हुए हैं। मैं उनको भी हटा देता हूं, मैं 40 की बात करता हूं। 40+ भारतीय जनता पार्टी के यूपी मिल रही है, उसके बावजूद कितना बड़ा डैमेज है। आपको प्लस कहीं नहीं हो रहा है। आपको 2-4 सीटें अगर कहीं से प्लस हो भी गई, उड़ीसा से हो जाए, आप तमिलनाडु से कह रहे हैं, केरल से आप आ जाए, देखिए केरल और तमिलनाडु, यहाँ पे आपका वोट फीसद बढ़ सकता है, सीटें नहीं बढ़ रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं केरल में, तमिलनाडु में आपका वोट फीसद बढ़ सकता है 2-4%, लेकिन सीटें नहीं आती हुई दिख रही हैं। और इन्होंने जो क्रांतिकारी गेम किया है, 3 गेम इन्होंने उड़ीसा में किए हैं। सबसे पहले देखिए भगवान जगन्नाथ को भी इन्होंने बना दिया मोदी जी का,
तो उससे कितने लोग जो है उड़ीसा लोग वोट देने को आतुर हो रहे हैं मोदी जी को, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया कि जो मुख्यमंत्री हैं वो सारे जिलों के नाम ही नहीं बता सकते। तीसरा इन्होंने पांडियन को छोड़, इसको क्यों छोड़ो, इसको भी ले लो। तो सारे हथियार इन्होंने वहां यूज कर लिए और वो सब नेगेटिविटी की तरफ धकेल दिया भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में, तो वहां नुकसान हो गया। लेकिन हम फिर भी कहते हैं अगर वहां पे 2-4 सीटें बढ़ भी जाते हैं तो बैलेंस तो कहीं नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भयंकर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में है और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अगर हम मान भी लें सरकार बनेगी तो मोदी और अमित शाह बाहर होंगे, ये गारंटी है। क्योंकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस और जो इंटरनल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोधी सुर लेके बैठे हुए हैं और उन्होंने यहां तक गला भरा हुआ है, चुप बैठे इंतजार कर रहे हैं 4 तारीख तक। तो वो 4 तारीख के बाद चुप नहीं बैठेंगे। घोड़ा जो अश्वमेध घोड़ा जो छोड़ा है इन्होंने, अश्वमेध जो घोड़ा छोड़ा है वो बाबा ने पकड़ लिया यूपी में, बाबा ने यूपी में पकड़ लिया है। और उनके सलाहकारों ने कहा इसको पकड़ के क्या करोगे बांध के, बाबा के सलाहकारों ने कहा इसको पकड़ के बांध के क्या करोगे, यहाँ इसको दाना पानी डालोगे, इसकी सवारी करो और कड़बक 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 दिल्ली की तरफ चलिए। और दिल्ली का जो रास्ता है वो तो लखनऊ से चलता ही है, तो वो भी एक हथियार है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तैयार हैं, वो भी अपने तलवार को ठीक कर रही हैं वसुंधरा राजे। उधर जो शिवराज जी कह रहे हैं हमारे मौन धारण का क्या होगा, अब हमें कुछ मौका दीजिए और कुछ नहीं तो हम बोलना शुरू करें। वो छत्तीसगढ़ वाले अपने छत्तीसगढ़िया मामला लेके बैठे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, तो इनको भी तो मौका चाहिए ना। कोई मूर्ख आदमी तो है नहीं शिवराज चौहान जो 20 साल मुख्यमंत्री रहे, वो क्या दिक्कत है उनको, इनसे बड़ा स्टेट है, इनसे ज्यादा तजर्बा है, इनसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनमें कमी क्या है, इनसे दोयम कहां है, वो तो इनसे अव्वल है। तो मैं ये, और दूसरा हमारे वाले जो बाबा हैं ये तो 80 वाले हैं, ये 26 वाले हैं, तो कमी क्या है उनमें, वो तो कपड़े भी नहीं बदलते, वो तो वही पहनते, उनका तो कोई बदलाव हुआ नहीं, उनके कोई आरोप नहीं लगता। जो आरोप इनके चारों तरफ घूमते हैं कई सारे, बाबा के ऊपर तो ठहरता ही नहीं है। तो उनमें कमी कहां है कि ये यही बनेंगे वो नहीं बनेंगे, क्यों भाई। तो बहुत सारी चीजें जो अभी होनी है जी। प्रेम, मैं आपके पास आऊंगी। केपी मलिक साहब ने तो साफ तौर पर कह दिया कि झोला उठाकर जा रहे हैं मोदी जी, यहीं से समझ लीजिए। 200 का आंकड़ा कोट किया है केपी मलिक सर ने जी। हाँ। प्रेम कुमार सर क्या कहेंगे, आपका फाइनल एग्जिट पोल, माइक म्यूट है। देखिए, आंकड़े तो हम दे चुके हैं कई बार और वो लगभग वही बात है कि 204 का आंकड़ा हम एनडीए के लिए देते हैं और 307 का इंडिया के लिए। मगर इस आंकड़े के अपने आधार भी हैं और वो आधार लगभग जो अशोक जी कह रहे थे वही है, लेकिन हम थोड़ा जैसे महाराष्ट्र में वो बहुत उदार भाव से देख रहे हैं, हमने उदारता नहीं बरती है। हमने पूरे जो एक्सपेक्टेशन है उसको रखा है कि नहीं 30 सीट आएगी इंडिया को तो आएगी, इस तरीके से रखा है, तभी ये 300 फिगर पहुंचता है। अगर उतनी उदारता रखेंगे तो फिर नीचे जाएगी। तो ये है, अब है कि हमारे उदारता बरतने या निर्मम होने से तो कोई परिणाम बदलने वाले नहीं है, जो होना है वही होना है। तो जनता जो है एक रूट तय कर लेती है करना क्या है, और हम जिसको जनादेश बोलते हैं, और जनादेश सत्ता को उखाड़ने का है ऐसा साफ साफ महसूस हो रहा है। और जब जनादेश सत्ता को उखाड़ने का होगा तो इस बार का इलेक्शन बाइपोलर है, कोई तीसरा कुनबा इतना बड़ा नहीं है जो कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी के कुनबे को मौका देगा कि कोई अपना अल्टरनेटिव चेंज करके आ जाइए, योगी आदित्यनाथ के साथ आ जाइए या शिवराज सिंह के साथ आ जाइए या गडकरी के साथ आ जाइए। ऐसा अवसर जनता देने लायक नहीं छोड़ रही है एनडीए को, ये हमें साफ दिख रहा है। और कारण इसका ये भी है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो बना है वो कई तरह के सैक्रिफाइसेस के कारण बना है, इसलिए ये गठबंधन स्ट्रांग है। ये गठबंधन आसानी से टूटने वाला नहीं है, फेविकोल का जोड़ है जो जुड़ा हुआ है। उस हिसाब से देखें, यहाँ तक कि ममता बनर्जी भी बाहर हैं तो इंडिया में साथ रह करके वो बार बार अपनी प्रतिबद्धता जताती है, और वो बीजेपी में हठात जा करके जो उनके साथ सरकार बना लेंगे और वाजपेयी युग आ जाएगा, ये सोचना बेमानी है। एक चीज है। उसके बाद हम ये देखें कि जो संभावित अलायंसेस एनडीए गठबंधन से टूट सकते हैं या जुड़ सकते थे, मान लीजिए कि बीजू जनता दल, तो बीजू जनता दल को उस लायक उन्होंने छोड़ा नहीं है कि संकट की घड़ी में वो संकट मोचक बने। और इसके अलावा जब संकट आएगा
पार्टी भी टूटेगी, गठबंधन भी छूटेगा। भाई नीतीश कुमार सब अपने आप को देखेंगे, जितनी भी ताकत बची खुची होगी कि एनडीए में रहना है कि नहीं रहना है। एक नाथ शिंदे भी देखेंगे कि फ्यूचर पॉलिटिक्स हमको अकेले पार्टी लेके चलना है कि किसी के साथ मर्ज कर जाना है। जैसे उसी तरीके से अजित पवार को भी अपना फ्यूचर कोर्स देखना होगा, लेकिन उनका सीट चुके नहीं आएगी तो वो महत्व नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद और भी कई साथी होंगे जो एनडीए से हालांकि ज्यादा है नहीं, लेकिन उसमें रहना चाहिए, यानी वो और कमजोर होगा, एनडीए और कमजोर होगा आफ्टर इलेक्शन, अगर उनके पास 200 के आसपास आंकड़े आते हैं तो। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का प्री पोल अलायंस तो आपको दिख रहा है कि इतना बड़ा होगा, उनकी कीमत पर हो रहा है। ये पोस्ट पोल अलायंस इतना बड़ा बन जाएगा पोस्ट पोल अलायंस में, जिसमें और कई संगठन जुड़ सकते हैं, पार्टी जुड़ सकती है, कि वो फिर लगेगा कि माने एकदम छोटा अलायंस एनडीए नजर आएगा। ये मैं कल्पना करता हूं, क्योंकि पोस्ट पोल अलायंस की भी पूरी संभावना है इंडिया गठबंधन के साथ। और हो सकता है ममता बनर्जी जुड़ करके आए, हो सकता है बीजू जनता दल भी राजी हो जाए, इस तरह की चीजें होंगी और निश्चित रूप से पोस्ट पोल अलायंस में इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। मैं इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं देखता कि जनादेश के खिलाफ कोई जाकर के पार्टी जोड़ तोड़ करेगी, तब जबकि 10 साल का जो अनुभव रहा है वो अनुभव किसी पार्टी को इतनी हिम्मत नहीं देगा कि जनादेश के खिलाफ जाकर के उस पार्टी को दोबारा सत्तानशी करने में मदद करे। ये ओवरऑल हमारा विश्लेषण लगता है। हाँ, इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करें, यूपी और महाराष्ट्र अगर एनालाइज कर लेते हैं तो पूरा चुनाव परिणाम समझ में आ जाता है। उत्तर प्रदेश में दलितों का पोलराइजेशन, या महाराष्ट्र में भी दलितों का पोलराइजेशन, और फिर मुसलमानों का एक समान रूप से पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ना, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, पूरे देश में लगभग जुड़ना, ये जो प्रवृत्ति है इसके प्रभाव में आकर के सीट वाइज जो कुछ सोशल इंजीनियरिंग जैसे अखिलेश यादव ने की है कि कई जगहों पर नॉन यादव अति पिछड़ों को जोड़ा है, तो वहां का इक्वेशन को अपने अनुकूल बनाया है, या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर रैलियां की है, तो वो दलित जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे कांग्रेस के कारण उनको देने लगे। ये सारी चीजें जो बदली हैं, इससे उत्तर प्रदेश का गणित इधर उधर हुआ है, और महाराष्ट्र का तो आप लगातार देख रहे हैं। और हाँ, कहीं अभी विश्लेषण में एक बात आ रही थी जिस पर मुझे लगता है टिप्पणी करना जरूरी है, कि सरकार बनाने का अवसर हो सकता है कि बीजेपी को मिल जाए, तब क्या होगा, उनके साथ क्या सब जुड़ जाएंगे। देखिए, सरकार तो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने भी बना ली थी, लेकिन सरकार नहीं बनी। वो दौर जब एक वोट से सरकार गिर गई थी, वो भी एक दौर था। हम कह सकते हैं कि तब ईडी सीबीआई ये सब उनके पास नहीं थी, आज है, ये हथकंडे अपना सकते हैं, रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर जनादेश खिलाफ में चला जाता है तो सारे हथकंडे उल्टे पड़ जाते हैं। कोई सीबीआई ईडी आईटी का आदमी उनकी बात तब नहीं सुन रहा होगा, और कोई रिसोर्सेज से वो प्रतिफल नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि रिसोर्सेज तब तक काला धन के रूप में चिन्हित हो चुके होंगे कि अगर हमने कुछ किया तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये शक्ति कमजोर हो चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि एक एक सीट के लिए तरसना पड़ जाएगा सरकार बनाने के लिए, अगर एनडीए सत्ता से दूर रहती है, मैजिक आंकड़े से दूर रहती है तो। जी तो सर आपका फाइनल प्रज्ञा में एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। प्रेम जी ने शायद उसको दूसरे तरीके से लिया है। मैं उस बात पे कह रहा था कि जैसे वानखेड़े जी ने कहा कि अगर 230 भी भारतीय जनता पार्टी की आती है तब भी भाजपा की सरकार बनेगी और मोदी जी ही आएंगे। तो एक तो मैंने अशोक जी की बात को इसको खारिज किया है कि मोदी जी किसी कीमत पे नहीं आएंगे, और दूसरा मैंने कहा कि अगर इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तब ये परिस्थिति बन सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि 200 से नीचे भाजपा आएगी और विपक्ष सरकार बनाएगा, मजबूत सरकार बनाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो मेरी बात को दूसरे तरीके से लेना, मैं तो अशोक जी की बात पे इस बात को कहा था कि भाजपा अगर सरकार बनाती है तो भाजपा में बहुत लोग हैं। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के चेहरे की भाजपा में भी कमी नहीं है और विपक्ष में भी कमी नहीं है, बल्कि आज विपक्ष में ज्यादा लोग हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर आप देखेंगे। जी देखिए, यदि 235, मैं 235 मेरे आंकड़े पे मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं उसी को आगे बढ़ाया था। आपको 50 सीटें चाहिए दो सरकार बनाने के लिए। यदि गडकरी सामने खड़े होते हैं तो महाराष्ट्र की 48 सीटें साथ में चली जाएगी, क्योंकि वो फिर मराठी अस्मिता का सवाल होगा। फिर वहां देखा जाएगा कि जनादेश क्या है,
और महाराष्ट्र हाँ की हाँ जनता भी बिल्कुल गडकरी को जानती है, गुजरातियों को हेट करती है, लेकिन गडकरी को प्यार करती है, इसे लोगों ने देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल यदि बिल्कुल यदि वो 48 सीटें पीछे आ जाती है, और वही गडकरी और आप ही की ममता बात के आगे बढ़ाई संबंध थी। मुझे पता है क्या है, यदि बिल्कुल ममता बिल्कुल पीछे खड़ी हो जाती है मैंने तो इसीलिए फिर वो कहा था। तो मैजिक आंकड़ा पहुंचते हैं। लेकिन यदि हाँ हाँ जैसे पांडे जी बोल रहे हैं ये 200 से नीचे आ जाते हैं, तो फिर 70 सीटें मुश्किल हो जाएगी। फिर गडकरी जी बिल्कुल भी बिल्कुल सोचेंगे कि बिल्कुल 70 सीटों पे मैं बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं। ये जी भी एक जी जी मामला है। जी जी मैं ये हम्म। सिनेरियो तब बता रहा था जब 235 पे है। यदि 180 पे बिल्कुल आ जाएगी बिल्कुल तो कोच किसको बुलाएगा? फिर तो रातों प्रज्ञा रात हाँ हाँ पाठक चार्टर सर, बिल्कुल लेके बात भागना क्लियर है। होगा, भागना ही जी होगा जी जी रातों जी रात चार्टर लेके। नहीं वही बात थी हमारी कि भाजपा की हाँ, सरकार बनती तो ये समीकरण बनेगा। जी जी हमारी आपकी बात एक ही सब्जेक्ट है। टू मैं मेरे आंकड़े का बेस लेके ही बोल रहा था। 230 जी जी 235 बिल्कुल के बेस पे मैं बोल रहा उसी था और कुछ नहीं मैं इसीलिए आगे बढ़ाया उसको। हमने कहा कि मोदी जी तो बनेंगे ही नहीं, फिर दूसरे ऑप्शन नहीं। में लोग आ सकते हैं। जी यदि प्रेम कुमार जी का आंकड़ा मैं ले लूं, मैं उनके आंकड़े को एक्सेप्ट करूं, तो फिर तो सरकार बनती ही नहीं किसी भी हालत में। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी की बिल्कुल सरकार बनती ही नहीं। चलिए राकेश पाठक सर आपके पास आएंगे। आपका फाइनल अनुमान क्या है? क्या आपको क्या लग रहा है, सरकार बन पाएगी बीजेपी की? एनडीए आ देखिए रही कि आज नहीं? की देखिए आज की स्थिति में तो जो सब लोग अभी मुझसे पहले कह चुके हैं, लगभग वैसी स्थिति दिखाई दे रही है। खुद बीजेपी ऐसे किसी आंकड़े पर पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही जब उसके साथ बाकी के घटक दल खड़े रह सकें, या जो इस वक्त उसके गठबंधन में नहीं है वे उसके साथ आ जाएं। ऐसा अभी परिदृश्य दिखाई नहीं देता। एक आमिर अमीर का शेर है, वो मोदी जी और दोनों गठबंधनों पर लागू हो सकता है। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। तुम अपनी शर्तों पर खेल खेलो, मैं जैसे चाहे मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम मेरे हो, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। आज की भारत की राजनीति में ये स्थिति चल रही है कि नरेंद्र मोदी हो सकता है उस स्थिति में आ जाए कि उन्हें बहुत छोटे छोटे दलों से सौदेबाजी करना पड़े सरकार बनाने के लिए। लेकिन अगर वो नंबर इंडिया गठबंधन का भी इसके आसपास रहता है, तो बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं आज की तारीख में जो नरेंद्र मोदी का साथ छोड़कर इस तरफ आ सकते हैं। अब ऐसी किसी के पास बहुत ज्यादा बाध्यता नहीं बची रहेगी 4 तारीख के बाद कि कोई ईडी सीबीआई वगैरह से डरे। मैं इस बात से सहमत हूं कि चूंकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सरकार अभी उनकी है, वे अभी भी तबादले पोस्टिंग कर रहे थे, उन्होंने सेनाध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो 4 तारीख की शाम को भी और अगले 48 घंटे उनके पास ये अवसर होगा। लेकिन तब एक नैतिक दबाव होगा कि जनादेश अब आपके खिलाफ आ चुका है। अगर वानखेड़े जी, प्रेम जी और मलिक साहब के आंकड़ों का एक बीच में औसत निकाल लें तो 210 220 पर अपन इस सौदे को तय कर लेते हैं। जैसे बाजार में जाते हैं ना, दुकानदार से कहते हैं ना आपकी ना हमारी, इतना भाव लगा लो, तो ये बीच का भाव हम लोग लगा लेते हैं 220 के आसपास, 210 220। उस स्थिति में तो नरेंद्र मोदी के सामने सबसे पहली चुनौती होगी कि वे सबसे बड़े दल के नेता के रूप में दावा पेश करने जाएंगे, तो उनके साथ साथ एक शर्म भी चलेगी कि ब्रांड नरेंद्र मोदी चुनाव हार गया है। भले वो सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रपति उन्हें बुलाएंगे, स्वाभाविक है। यद्यपि अतीत में ऐसा भी हुआ है, राजीव गांधी के पास तो 179 ऐसी कुछ सीटें थी, मलिक साहब अगर आपको याद हो, उन्होंने मना कर दिया था सरकार बनाने से, और उनसे कम संख्या वाली पार्टी और गठबंधन ने सरकार बना ली थी। लेकिन ऐसी नैतिकता की उम्मीद हमें नरेंद्र मोदी से नहीं करना चाहिए। उनका बस चलेगा तो एक सीट भी ज्यादा होगी तो सरकार बनाने चले जाएंगे। वे भूल जाएंगे वे 303 से उतरकर 203 पर आ गए हैं, और ये हार है नैतिक रूप से ब्रांड नरेंद्र मोदी की। ये हार होगी उनके मटन मछली से लेकर मंगलसूत्र और भैंस और नल की टोंटी तक, सारे उनके चुनाव अभियान की, उनके विचार की, उनकी इस त्याग तपस्या की, जिसके दम पर वे सूर्य को भी आजकल नियंत्रित करने लगे हैं। अब ये भी आज ऐसी सूचना मिली है, रवि किशन जो उनकी पार्टी के सांसद है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी तपस्या कर रहे हैं, इसलिए सूर्य देवता ने भी उन्होंने शांत करा दिया है। मलिक साहब, आप कल्पना कर सकते हैं, तो ऐसा परम प्रतापी व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। तो लेकिन चुनाव क्यों आंकड़े लड़ना? चुटकी बजा के जीत जाएंगे वो फिर तो। नहीं, तो चुनाव ये आखिरी बार लड़ना है प्रज्ञा जी, चुनाव आखिरी बार है। वे जो कह रहे हैं बार बार भूचाल आएगा, तो भूचाल के 2 संकेत समझ लीजिए। हाँ। अगर आपके
उसमें सीस्मोग्राफ कहते हैं शायद, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए, उसमें 2 संकेत दिखाई दे रहे होंगे। नंबर 1, पहला भूचाल आएगा, वे संविधान को निरस्त कर देंगे, कहेंगे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसमें बहुत लंबा चौड़ा एक वाक्य लिखा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। इतने सारे शब्दों को रटने की क्या जरूरत? 2 शब्द दे रहा हूं मैं, हिंदू राष्ट्र, इतना पर्याप्त। तो पहला भूचाल ये आएगा। दूसरा भूचाल ये आ सकता है जिसकी वे बार बार मुनादी सी कर रहे हैं, शब्दों में व्यक्त नहीं किया है, वो ये होगा कि एक दिन राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी जी कहेंगे कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि मुझे तीसरी बार जनता ने चुना है, इसलिए अब आजीवन इस देश में चुनाव नहीं होंगे। चुनाव में बहुत टाइम खोटी होता है, चुनाव में बहुत गर्मी में पसीने में अभी लोग मरे हैं, गर्मियों में वो कहेंगे, इसलिए अब चुनाव की कोई जरूरत नहीं। मेरे काम को इस देश की जनता ने स्वीकार किया है, तस्दीक की है मेरे काम को, और मैं अब 2047 तक और 3047 तक, उनके पास 1000 साल का भी एक विजन डॉक्यूमेंट है, ईश्वर करे वे 1000 साल जिए हैं। तो ये 2 भूचाल संभावित हैं, आशंकित हैं, मेरे हिसाब से आशंकित, उनके हिसाब से संभावित। फिलहाल आज की तारीख में चुनाव खत्म हो चुका है, मतदाता अपना फैसला सुना चुका है, लेकिन जितने लोगों ने मतदाता की नब्ज पर हाथ रखकर उसकी धड़कन को सुनने की कोशिश की है, जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। इसका खामियाजा उनके संगी साथी जो छोटे मोटे दल और हैं, उनको भी भुगतना पड़ सकता है। और बीजू जनता दल जैसे अपने स्वाभाविक अघोषित सहयोगी को उन्होंने खो दिया है। जिस तरह से उन्होंने नवीन पटनायक की तंदुरुस्ती को लेकर कहा, जिस तरह से उन्होंने अंडरवर्ल्ड टाइप की आशंकाएं व्यक्त की, अचानक एक साल में कैसे नवीन बाबू इतना बीमार हो गए, सरकार बनी तो हम इसकी जांच कराएंगे। तो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं 2014 में सरकार बनने के बाद कैसे अचानक गोपीनाथ मुंडे, वो मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, कैसे अचानक ये लोग चले गए, अरुण जेटली, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस तरह की गतिविधियों से नरेंद्र मोदी ने न केवल खुद का दामन दागदार किया है, बल्कि अपने सहयोगियों को भी कमजोर किया है। अंतिम बात, जहां से वे इस गड्ढे को भरने की उम्मीद लगाए हैं उत्तर भारत से, सब लोग कह चुके, मलिक साहब कह चुके, प्रेम सर ने कहा, भाऊ भी कह गए कि यहाँ 2-2 सीटें भी अगर कम हो रही, मैं तो बहुत मिनिमम पे बात करता हूं, मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 सीटें और कम हो गई, कांग्रेस की 1 थी अगर 3 हो गई, राजस्थान में 1 भी नहीं थी, कांग्रेस की 2 हो गई, छत्तीसगढ़ में 2 की जगह 3 हो गई, उत्तर प्रदेश में आप और वानखेड़े साहब और मलिक साहब 55 और 30 पर अटके हुए, मैं तो 50 पर आने को तैयार। ये जो घाटा है ये कहां से पूरा हो रहा है? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना से उम्मीद लगाए हुए हैं, कर्नाटक से लगाए हुए हैं, वहां से ये उम्मीद तो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। ये जो गड्ढा है ये भरता हुआ वहां से तो नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। साम दाम दंड भेद से वे बन जाएं तो वे कोशिश कर सकते हैं, इसके बावजूद फ्लोर पर उन्हें बहुमत साबित करना पड़ेगा, वो भी तब जब वे बनारस से चुनाव जीत जाएं। एक पहली तो ये भी है कि कहीं नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव तो नहीं हार रहे। इस देश के लोगों ने तो इंदिरा गांधी को चुनाव हराया है, चंद्रशेखर को चुनाव हराया। बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे तो बड़ी थू-थू हो जाएगी। देखिए, मैं तो शुरू से कह चुका हूं, अगर पिछले आंकड़े से उनकी 60 सीटें भी कम आ रही हैं, 70 भी कम आ रही, तो ये नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत हार है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति कैमरे के सामने खुद को अविनाशी अवतार दैवी चमत्कारों से विभूषित बता चुका हो, अगर वो सब कुछ करके नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक सारे पैमानों पर पतन की पराकाष्ठा तक जाकर भी अगर 50-60 सीटें कम हासिल करता है तो ये उसकी नैतिक हार होगी। कायदे से तो उसको शर्म आनी चाहिए, इतना सब करके भी 303 छोड़िए, 400 छोड़िए, 270 सीटें भी अगर वो नहीं ला पाता तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। जी प्रज्ञा जी, तो आपके हिसाब, प्रज्ञा जी आपके हिसाब से सर मोटा मोटा अनुमान कितना है? देखिए, मैं इन लोगों के बीच में चलना चाहता हूं। जो मैंने राज्यवार आकलन किया है कि हर राज्य में विंध्याचल के आप इस तरफ चले आइए, एक भी राज्य बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले आंकड़े को छू भी रही हो। उसको पार करना तो भूल जाइए, और पार भी क्या करना है, जहां पूरी सीटें दी पार थोड़ी हो जाएंगी।
राजस्थान में 25 की जगह 26 सीट थोड़ी आ जाएंगी। फिर भी नंबर्स अगर हम देखें तो कितना मैं आमतौर पे नंबर से बचता हूँ, फिर भी मैं ये मानता हूँ 230-240 के बीच में सीटें आ सकती हैं। अच्छा, 230 से 240। शैलेश सर के पास चलते हैं। शैलेश सर, आपने तो इतने चुनाव देखे, आप ये बताइए कि ये चुनाव आप हर चुनाव से अलग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, पहले तो ये बताइए। अनम्यूट करिएगा सर। हाँ, अब अनम्यूट है सर, बताइए। आवाज नहीं आ रही, आपकी लेकिन आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मुझे लगता है कि इस दौरान आपके फोन पर कोई फोन आ गया होगा। आपके फोन पर दिक्कत यह है कि आपके फोन पर कोई फोन आ जाता है लाइव के दौरान तो फिर आवाज बंद हो जाती है। एक बार काट के सर दोबारा आइएगा, आ जाएगी आवाज। एक बार कट करके दोबारा आइएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। पुष्पेंद्र सर, अच्छा, एक चीज पुष्पेंद्र सर, मैं दर्शकों के लिए नहीं आ बता रही। दूं। भरत जी रुकिए, मैं पुष्पेंद्र सर के पास, आपने सवाल लिया, हम उनके पास चल रहे हैं, लेकिन एक बात दर्शकों के लिए बता दें कि आज जो हमारा आकलन है, जो हम वरिष्ठ पत्रकारों के साथ उनका फाइनल एग्जिट पोल लेकर के आए हैं, ये किसी गोदी मीडिया के चैनल में आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए दिल थाम कर बैठिए और देखते रहिए और सुनते रहिए, क्योंकि जो परत हम यहाँ पर खोल रहे हैं वो आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है। आप पुष्पेंद्र सर के पास चलते हैं। प्रज्ञा जी, एक खबर और दे दीजिए, एक खबर और दे दीजिए। हाँ। मुजफ्फरनगर में कुछ आशंकाएं हो रही हैं कि वोटों की गिनती में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। उस आशंका को देखते हुए किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत एक प्रतिनिधि मंडल के साथ डीएम से मिल रहे हैं और वो उनको कह रहे हैं, उनका कहना है कि हम जाके कहेंगे कि भैया कोई गड़बड़ हुई तो यहाँ पे जो बाद में हंगामा होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो ये चीजें भी शुरू हो गई हैं आज शाम से। अच्छा, मैनेजमेंट शुरू हो गया। पुष्पेंद्र सर देखिए, इतना मैनेजमेंट कर रहे हैं भैया। कई खबरें आ रही हैं बनारस से कि टेपी लगा दिया गया, कांग्रेस का नाम गायब हो गया। कहीं पे भी केपी मलिक सर कह रहे हैं नहीं, कि प्रज्ञा जी भटकाइए नहीं, प्रज्ञा जी भटकाइए नहीं। पुष्पेंद्र सर से सीधा सवाल, जो आज देखिए पब्लिक दिल थाम कर सुनना चाहती है, जानना चाहती है, हर व्यक्ति ये समझना चाहता है कि क्या होने वाला है। एक तरफ गोदी मीडिया है, उनका एग्जिट पोल है, दूसरी तरफ जो जमीन पर देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, वो वाला एग्जिट पोल है। पुष्पेंद्र शर्मा सर, आप इतने समय से 7 चरणों से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 40, 45, 42 दिन हो गए हैं। अब आखिरी दिन है आज, क्या कहेंगे? भरत जी, प्रज्ञा जी और आपके दर्शकों को नमस्कार। आप अच्छे लोगों से मिलवाते हैं, तो मेरा लालच इस शो पे आने का सबसे बड़ा ये रहता है कि मुझे पाठक जी मिल जाए, मलिक साहब की बातें सुनने को मिले, और अशोक वानखेड़े साहब तो चले गए हैं, शैलेश जी बाय द वे हट गए हैं। अब हम प्रेम कुमार जी से शुरू करता हूँ। 190, केपी मलिक भाई साहब लगभग 200, पाठक जी 220 और वानखेड़े साहब 230। तो मेरी तो कोई जगह बचती नहीं है भरत जी। देखिए अब मैं कहाँ जाऊँ? आप देखिए सर, आप मेरा 204 का फिगर था। अच्छा, मेरा 220 से 240। आप सही भाव लगा लीजिए, आपस की बात है, आपकी दुकान पे आते हैं हर बार। भरत जी मुझे फंसा दिया है ना। और लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, जो दर्शकों ने केपी मलिक साहब के और अशोक वानखेड़े साहब की बातें सुनी, वो बहुत मुझे लगता है कि चुनाव को जिस नजरिए से देखते हैं, जैसे वो बेलौस अपने व्यक्तित्व चरित्र में है, वैसी वो बातें करते हैं, और ये दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। मेरे जैसा आदमी उन्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो अभी तक दर्शकों से यही पूछना चाहूंगा या बताना चाहूंगा, जो मैंने नोटिस किया कि हमारे सारे भाई मान चुके हैं कि सत्ता परिवर्तन के लिए चुनाव हुआ। मेरे मन में ये सवाल है कि सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ था या उनकी निरंकुशता अगर कोई थी तो उसको रोकने के लिए। तो मुझे जो ज्यादा जवाब मिला वो ये मिला, और ये मैं भाजपा समर्थकों की बातें कह रहा हूँ भरत, मैं विपक्ष के समर्थकों की, उनके मतदाताओं की, उनके सपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जो देते आए हैं लगातार मोदी जी के नाम पे, उन्होंने बार बार आके ये सवाल पूछा, या मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब ये मोदी जी ने क्या बोल दिया, ये कैसे भाषण देने लगे, ये तो वाकई अगर जीत गए तो क्या होगा। तो ये बातें उनके मन में थी, यानी कि भारतीय लोकतंत्र का मतदाता इतना जागरूक, इतना सजग हो गया है कि वो ये चाह रहे थे कि अगर ये आए भी तो ये 300 पार और 400 पार ना हो जाए और बड़ा नियंत्रित हो जाए, ताकि ये नियंत्रण में रहे। ये शब्द भरत जी और केपी भाई साहब उनके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। तो ये भारतीय लोकतंत्र में अगर ये मैसेज जा रहा है तो कम से कम आपको हमें चिंता करने की जरूरत नहीं रही। वो बहुत समझदार हो गया है मतदाता, और अगर वो इसे महदूद कर देता है, कंटेन कर लेता है,
जो वर्ड्स थे उनके कंटेन कर लेता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस चुनाव के बाद राजनीति की दिशाएं बदलेंगी और राजनीति और खुल जाएगी। जो उसका जो अम्ब्रेला है, जो स्पेक्ट्रम है, वो बढ़ जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा कि अखिलेश मैच्योर हो गए और राहुल गांधी और मैच्योर हो गए, बड़े परिपक्व लगने लगे, बातें करने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी तो मतदाता का है। अभी केपी मलिक साहब बोले भी थे कि चुनाव जो है पब्लिक ने ज्यादा लड़ा, बजाय विपक्षी दलों के लोगों ने ज्यादा चुनाव लड़ा। और ये मुझे हकीकत लगती है, बाद में पाठक साहब और शैलेश जी भी अपना वर्जन देंगे। तो मैं सीटों का आंकड़ा वो नहीं देख पा रहा जो भाई प्रेम जी देख रहे हैं या केपी मलिक साहब देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा भाऊ साहब से थोड़ा सा आगे हूँ, लेकिन बात वही है। उसमें एक बात इंपॉर्टेंट आएगी भरत जी, जो बात अभी प्रेम ने कही थी और शायद केपी मलिक साहब ने भी कही थी कि उनके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहेगा। और अगर पोस्टपोल अलायंस होगा और अगर बराबर आ जाते हैं दोनों अलायंसेस, तो मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक से जुड़ने के लिए लोग दौड़ेंगे और इनसे दूर भागेंगे, क्योंकि वो मित्रता कहीं कंपल्शन वाली थी, कहीं वो दबाव वाली थी, कहीं किसी और तरीके की थी। तो उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे लगता है कि बहुत कांटे का चुनाव है। नंबर देना उचित नहीं होता, न नंबर देना मैंने सीखा, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि उनको नियंत्रित कर दिया है मतदाता ने और उनको बिल्कुल इस तरह से नियंत्रित कर देगा कि सरकार बनाने में घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, जीत तोड़ के लाने पड़ेंगे। जो भी सीढ़ी वाली बात थी, किसी ने सज्जन ने कही थी, शायद मलिक साहब ने, कि एक राज्य में जो है वो साधु बाबा थे और वहाँ कुएं में एक शेर गिर गया, तो साधु बाबा ने कहा कि भाई इसे निकाल दूंगा तो मुझे खा जाएगा। तो उन्होंने वो सीढ़ी लटकाई जिसमें 80 पैर थे, लेकिन 40 पे ले जाके उसे छोड़ दिया कि ये जिंदा भी रह जाए और मुझे खा भी ना पाए। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो आप समझ सकते हैं कि गठबंधन किसके साथ ज्यादा होगा, उस डरे हुए से या उससे जिससे कि लोगों को आशाएं बन रही हैं, जो इंडिया ब्लॉक से आशाएं बन रही हैं कि नफरत खत्म होगी, मोहब्बत की दुकानें खुलेगी। और जिस तरह से उन्होंने अपना न्याय पत्र दिया है वो कहीं तो चलिए हम आपकी तरफ से कह देते हैं, आप 40, 50, 60 के बीच में कहीं पर हैं, 240, 250, 260 के आसपास। आप बिल्कुल भरत जी कह सकते हैं, पर मैं एक दो बातें कहूंगा और कहना चाहूंगा। वो जो आईबी की रिपोर्ट छपी है, मैं उससे भी नहीं कह रहा, जो केपी भाई ने इशारा किया था। लेकिन हाँ, जो यूपी के ही जो बड़े अधिकारी हैं, नाम लेना तो कभी उचित नहीं होता, एक ने 40 और दूसरे ने अधिकतम 50 सीटें बीजेपी को दी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। शैलेश सर के पास चलते हैं। शैलेश सर, क्या है आपका अनुमान? सारे चरण समाप्त हो गए। धन्यवाद प्रज्ञा जी। बहुत देर से मैं इस बहस को सुन रहा हूं, लेकिन इसलिए मैं सबसे पहले सरकार बनाने की क्या स्थिति होगी 4 तारीख के बाद, पहले उसी पे बात कर लेता हूं। मेरे हिसाब से सरकार इंडिया अलायंस की तभी बन सकती है जब कांग्रेस को, सिर्फ कांग्रेस को 150 सीटों से ज्यादा आए। अगर कांग्रेस इस 54 को 150 पर नहीं ले जाती है तो इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई मुझे नहीं दिखाई देती। अब कांग्रेस ये सीटें कहां से लाएगी? कांग्रेस के पास जो ये सीटें 100 सीट करीब बढ़ाने के लिए जगह है, वो क्या है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो क्या 100 सीटें ये इन राज्यों से निकाल कर ला रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक जितने लोग भी बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये जो गढ़ है जहां सीधे बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, उसमें क्या हो रहा है? क्या कांग्रेस 54 से बढ़ करके और 150 या उससे ऊपर जा रही है? एक बात, इसका जवाब मुझे किसी से नहीं मिला और अभी मैं इसको सिर्फ सवाल के रूप में छोड़ता हूं। एक दूसरी बात, जो 54 सीटें कांग्रेस को पिछली बार भी मिली थी, किससे लड़कर मिली थी? केरल में वो सीपीएम से लड़कर आए थे, तमिलनाडु में बीजेपी से लड़कर नहीं आए थे, केरल में भी बीजेपी से लड़कर नहीं आए थे जो सीटें उनको मिली थी। इवन आंध्रा में जो भी सीटें मिली वो बीजेपी से लड़कर नहीं आए। कौन सी सीट, वो कितनी सीटें वो बीजेपी से सीधे लड़कर के लेकर आए थे? पंजाब में वो अकाली दल से लड़के लेकर आए थे। तो अभी तक क्या कांग्रेस बीजेपी को कहीं परास्त करने की स्थिति में है?
और अगर नहीं है तो आप सरकार की बात बनाने की जो बात कर रहे हैं वो कहीं हवा में न रह जाए, इस पर गंभीरता से सोचना होगा। क्षेत्रीय पार्टियां हो सकता है बहुत अच्छा करें, लेकिन सिर्फ उतने भर से इंडिया की सरकार नहीं बन सकती। इंडिया की सरकार तभी बनेगी जब एक केंद्रीय पार्टी, एक ध्रुव पार्टी जो है वो उसकी संख्या बढ़े। जब बीजेपी की संख्या बढ़ी थी तब बीजेपी की सरकार बनी थी, चाहे अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने हो, दूसरी बार बने हो या तीसरी बार बने हो। तो एक केंद्रीय पार्टी की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अब मैंने ज्यादातर लोगों को जो सुना उसमें वो कहते दिखाई दिए कि मध्य प्रदेश में 1-2 सीटें और मिल जाएंगी, राजस्थान में 2-3 मिल जाएंगी, छत्तीसगढ़ में 2 की जगह 4 हो जाएंगी। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इन राज्यों में कांग्रेस ज्यादा सीटें लेकर आ रही है, काफी ज्यादा, जो ये अनुमान है उनसे ज्यादा। मुझे लग रहा है कि एक अंडर करंट है उन राज्यों में, हालांकि उसमें जो दिक्कतें हैं उसकी भी चर्चा मैं अलग से कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो जहां सीधे बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है वहां भी कांग्रेस बेहतर करने की एक उम्मीद जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो बीजेपी की बहुत समय से सरकार है और बहुत तरह के लॉयल्टीज हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जिता कर ले आते थे, अब शिवराज सिंह चौहान सत्ता से किनारे कर दिए गए हैं। राजस्थान में विजय राजे सिंधिया का एक अपना प्रभाव, सिंधिया परिवार का जो है वो भी लगभग बाहर है। तो ये जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हैं। गुजरात में भी जिन क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र है, गुजरात में शहरी चुनाव क्षेत्र बहुत ज्यादा है लोकसभा के भी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कोई विकास की बात नहीं पहुंची। हालांकि 5 किलो अनाज और 2000 रुपए पहुंचे, उसका भी असर है। तो इसलिए जब आप सरकार बनने की बात करें तो पहली बात ये करें कि कांग्रेस की कितनी सीटें बढ़ रही हैं। अगर कांग्रेस 150 से नीचे है तो कृपा करके मान लीजिए कि इंडिया की सरकार नहीं बन सकती है। अब 2-4-6 महीने के लिए बन भी जाए तो देवे गौड़ा भी बन गए थे, चौधरी चरण सिंह भी बन गए थे, चंद्रशेखर जी भी बन गए थे, वीपी सिंह भी बन गए थे, इंद्र कुमार गुजराल भी बन गए थे। बनना न बनना एक ही है। तो नहीं, दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुंच रही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक पहुंच रही है और सरकार बनाने में फिर कैसे क्या कर सकती है। भाऊ ने भी बताया कि अगर एक स्थिति तक उन्होंने बताया यहाँ तक पहुंच जाएगी तो सरकार बना लेगी, क्योंकि उनके पास सारी चीजें हैं। तो आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक पहुंच रही है? बिल्कुल लोगों ने अभी तक जितनी भी बातचीत हुई, अशोक जी बहुत सही बात कर रहे थे, लेकिन जितनी भी बात की कि बीजेपी की सीटें कहाँ कहाँ कम होगी, तो कुछ लोगों को लगता है कि बंगाल में भी 2-1 कम हो जाएंगी। 2 तो उनके सांसद ही छोड़ के चले गए हैं, बाबुल सुप्रियो और एक और नाम भूल रहा हूं मैं, वो तो छोड़ के चले गए जीतने के बाद। और फिर उसके बाद बिहार में बढ़ता हुआ दिख रहा है, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद के जो राज्य हैं वहां पर क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में मान लीजिए थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो कर्नाटक में थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पर बीजेपी का थोड़ा नुकसान है। तो मान लीजिए 303 में से अगर 50, 60, 70 सीटों का भी नुकसान होता है और वो 225-30 सीट भी ले आते हैं तो सरकार बीजेपी की बनेगी, और बीजेपी का मतलब है मोदी की बनेगी। मोदी को सब सारे हुनर जो हैं वो मालूम है। लेकिन मतलब जो पुष्पेंद्र सर कह रहे थे कि बेलगाम सरकार लोग नहीं चाहते हैं, तो आपको इस बार जो है लगाम वाली सरकार दिख रही है, नाक में नकेल पड़ी हुई? नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र वगैरह में कांग्रेस, महाराष्ट्र में तो नहीं किया जा रहा है, कर्नाटक में किया जा रहा है, कांग्रेस को एकदम नीचे रख के देखा जा रहा है, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी वहां और बेहतर होनी चाहिए, आधे आधे पर पहुंचना चाहिए। और अगर आधे आधे पे पहुंचते हैं तो थोड़ा पंजाब से निकाल लेंगे, हरियाणा में ज्यादा निकालेंगे, छोटे छोटे जो राज्य हैं उनसे निकालेंगे, कुछ असम से निकालेंगे, और तब मिलाकर वो 150 तक पहुंच सकते हैं और तब सरकार बन सकती है। यानी 225 बीजेपी को हो और 150 कांग्रेस को हो तो भी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में होगा, क्योंकि
मोदी और अमित शाह से दुखी और नाराज और डरे हुए लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और काफी संख्या में उनके जो अपने सांसद हैं वो भी दूसरा रुख कर सकते हैं, जो चुन करके आएंगे वो लोग भी। लेकिन हम अभी से उनको बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते। उनके पक्ष में 2-3 चीजें गई हैं, जैसे कि ये मैं गांव भी गया था, बिहार के गांव में गया था, उत्तर प्रदेश मतलब के सर से ये होकर कह सकते हैं क्या कि इस एग्जिट पोल में जब हम लोग बैठे हुए हैं, ये कह सकते हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी को अपने मौजूदा एनडीए कुनबे के अलावा भी अगर सरकार बनाने की स्थिति आती है, तो नौबत आती है, तो अपने एनडीए कुनबे के अलावा भी दूसरे लोगों को खोजने की जरूरत पड़ सकती है? पढ़ सकती और बिल भी जाए, पढ़ सकती है और बिल भी जाएगा, बीजू जनता दल का समर्थन मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा तब तो वो बात पुष्पेंद्र जी की सही हो जाएगी कि लगाम वाली सरकार रहेगी, लोग बेलगाम सरकार जिस तरीके से बिल्कुल। तो मोदी तो पहले से बहुत कई ज्यादा कमजोर हो जाएंगे फिर तो उस स्थिति में क्या मोदी बनेंगे? उस स्थिति में क्या मोदी बनेंगे और मोदी अपनी जिस तरीके की सरकार चला रहे थे उस तरीके से चला पाएंगे? और जब उस तरीके से नहीं चला पाएंगे तो फिर उनको लोग किस तरीके से देखेंगे? अरे आप लोगों को लगता है, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि ईडी का जो जाल है वो सिर्फ विपक्ष पे है, बीजेपी वालों पर भी है भाई। वो सामने नहीं किया जा रहा है, उनको बता दिया जा रहा है कि जरा आप रहिए, औकात में रहिए, आपके बारे में भी है सब चीजें। एक व्यक्ति जो है कांग्रेस छोड़ करके आए और बीजेपी में आए, मंत्री भी हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, आप समझ गए होंगे, 400 करोड़ रुपए का कर्ज लेके खा गए हैं। तो वो कागज भी तो ईडी के पास है ना, जाओगे कहाँ? तो इसलिए जो है मुझे सिर्फ एक बात दिखाई देती है। एक बहुत पहले एक बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके यहाँ एक पत्रकार मित्र गए, तो उन्होंने कहा कि आप लोग इतनी जलालत झेलते हो तो क्यों सरकार में बने हुए हो, क्या फायदा है? तो उन्होंने कहा कि क्या करना है, पैसा उसका है और वोट उसका है, हम ठीक है जहाँ हैं जैसे हैं वैसे, मंत्री तो बने हुए हैं बस। तो इसलिए ये जो सोचना है ना कि ये होगा कि नहीं होगा, और मैं अभी से आपको कह रहा हूं कि आप जब रिजल्ट आए तो इस पर नजर रखिए कि कांग्रेस 150 पर पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। अगर कांग्रेस 150 की तरफ जाती है तो फिर निश्चित तौर पे एनडीए की सरकार बन सकती है, क्योंकि एनडीए के साथ आने के लिए ज्यादा लोग तैयार हो जाएंगे, खींचातानी होगी, मारामारी होगी, सरकार लंबा चलेगी कि नहीं चलेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन बन सकती है। और 150 पे वो सरकार चला भी सकते हैं। आखिरकार 2009 में मनमोहन सिंह जो थे वो 150 पे ही सरकार चला रहे थे। उसके बाद 2005 में 9 में आकर के फिर उनको जो है 205 सीटें मिली थी, तो वो चला सकते हैं। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर कांग्रेस का कोई नेता भी नहीं, मैं साफ नाम लेके कहूंगा कि अगर ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो सरकार चल पाएगी। अगर ये समझौते के तौर पे किसी देवेगौड़ा को, किसी चौधरी चरण सिंह को, किसी चंद्रशेखर को, किसी वीपी सिंह को, किसी इंद्र कुमार गुजराल को लाकर बैठा देंगे, सरकार नहीं चलेगी। तो ये भी एक तथ्य है। और एक देखिए, मैं जब बीजेपी की सीटें कम होगी ये जब कहता हूँ, देखिए 26 सीटें 2019 में 26 सीटें ऐसी हैं जो 10,000 के आसपास के वोट से बीजेपी जीती थी। तो अब वो उसमें तरह तरह की बातें आई। 10,000 का मैनिपुलेशन जो है लोकसभा में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है, और वो चुनाव अधिकारी ये सब कर देते हैं, इससे ज़्यादा कर नहीं होता है। तो अगर बड़ा मार्जिन होगा तभी विपक्ष जो है वो बढ़ पाएगा, और यही एक महत्वपूर्ण बात है। बाकी यह है कि दोनों तरह की स्थितियां गांव में भी जब मैं गया तो वहां देखा। एक तो कास्ट लाइन का पूरा डिवीजन है, दूसरा आप ये नहीं कह सकते कि जो एंटी मुस्लिम, मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा हूँ कि राम मंदिर के समर्थन में कोई भाव है, हिंदू के समर्थन में कोई भाव है, एंटी मुस्लिम फीलिंग्स वो उसका एक असर तो है। उसके अलावा जो उन्होंने चावल और जो अनाज दिया है, पैसे भेज रहे हैं, उसका भी असर है। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे बिहार में गया तो किसी ने मुझे बताया कि ये देखिए, वो मजदूर है दलित वर्ग का, तो उसने बताया कि ये देखिए इंदिरा आवास योजना में मुझे ये घर मिला। मैंने कहा कब मिला? बोले अभी 2 साल पहले मिला।
मोदी जी ने दिया है। मैंने कहा तो इंदिरा आवास योजना कहाँ से आई? बोले नहीं, है तो इंदिरा आवास योजना इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। जी तो मतलब ये कि एक पहचान कांग्रेस की वहां बनी हुई है। जी जी